नमस्कार। नाम हमारा राजरंजन श्रीवास्तव है और स्वागत है आप सभी का Interestopedia.org पर। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम जिस टॉपिक पर विश्लेषण करने वाले हैं वो वैक्सीन से रिलेटेड है। आज हम आपको बताएंगे कि ऑल अराउंड ग्लोब में क्या वैक्सीन्स को लेकर काम चल रहा है, कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर कितने ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच चुके हैं, क्या एक अपडेट है। साथ ही साथ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इस कंटेंट को लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें, Interestopedia.org को सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में फीड इन करें ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए और बनाते जाएं जो कि आपको एक अच्छा इंपैक्टफुल तरीके से आपको एक शार्पन करे और कहीं ना कहीं आपको एक इफेक्टिव टूल में चीज़ों को जानने में मदद मिले। सबसे पहली बात, वैक्सीन जो है उसका इतिहास 200 साल पुराना है। आपने स्कूल के किताबों में एडवर्ड जेनर नाम के एक शख्स का नाम सुना होगा जिन्होंने वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया था। एक चीज हमें यह भी समझने की जरूरत है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो उनको दी जाएगी जिनको अभी ये वायरस स्प्रेड नहीं हुआ है, जिनमें ये वायरस अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए वैक्सीन थोड़ी कारगर साबित हो सकती है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड-19 के वो 59,000 से ऊपर है। टोटल रिकवरी रेट 17,000 से ऊपर है और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो 1900 से ऊपर है। ये मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं। इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात हो रही है, लॉकडाउन के ऊपर बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बात हो रही है, मेडिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात हो रही है और मेडिकल एस्पेक्ट पे जब बात होगी तो इसके वैक्सीन पर भी बात हो रही है। अभी टोटल कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीन्स ऑल अराउंड द ग्लोब में डेवलप हो रहे हैं वो 93 ऐसे वैक्सीन्स हैं जो ऑल अराउंड द ग्लोब अंडर डेवलप्ड हैं या फिर उस पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ जो वैक्सीन्स हैं वो ह्यूमन ट्रायल्स में भी पहुंच चुके हैं। फाइजर नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंच चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हम सितंबर तक जो है इस ह्यूमन ट्रायल्स को ख़त्म करके हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ है मैनकाइंड के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा वैक्सीन के इतिहास को भी जानना पड़ेगा, यानी इतिहास इन द सेंस मतलब पिछली जो वैक्सीन्स आई हैं पिछले कुछ बीते सालों में वो कितनी कारगर साबित हुई हैं ग्राउंड रियलिटी पर। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में एक वैक्सीन आई थी डेंगू की, जो कि ग्राउंड पर जैसे ही आई वो पूर्ण तरीके से विफल हो गई, उसका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सका, वो इतनी कारगर नहीं साबित हुई। ये जो वायरस है यानी कि SARS-CoV-2 यानी कि जो कोरोना वायरस है, इसी तरीके का एक और वायरस 2003 में चाइना में आउटब्रेक हुआ, मिडिल ईस्ट में आउटब्रेक हुआ, जिसे हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। चाइना में जो 2003 में वायरस आउटब्रेक हुआ था इसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। 17 साल बीत जाने के बाद भी सार्स के लिए कोई वैक्सीन का निजात नहीं किया गया है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। साथ ही साथ मर्स के लिए यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसी पॉइंट पे मैं आपका एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा कि वैक्सीन को बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लॉन्ग हो सकता है। एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं WHO के, डॉक्टर डेविड नबारो, उनके हिसाब से वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर भी हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज में वो एक महारत हासिल किए हुए हैं। उनके मुताबिक दुनिया को शायद बिना वैक्सीन के भी इंतजार करना हो सकता है कोविड-19 के, या फिर वैक्सीन आने में 10 से 12 साल का वक्त भी लग सकता है। कुछ इंटरव्यूज में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन जो है वो 18 महीनों में आ जाएगा। ये रिपोर्ट्स, ये न्यूज़ इसलिए आ रही है क्योंकि जो अमेरिका के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एंथनी फॉसी, जो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि 18th मंथ्स में कहीं ना कहीं कोविड-19 के लिए हम वैक्सीन को निजात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें, HIV के वैक्सीन को देखें, मलेरिया के वैक्सीन को देखें, डेंगू का मैंने आपको वैक्सीन बताया कि किस तरीके से 2015 में डेंगू के वैक्सीन पूर्ण तरीके से विफल हो गए हैं। अगर आप WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको 2 टाइप के सेक्शंस मिलेंगे, जिनमें एक सेक्शंस में आपको दिखेगा कि कौन कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन्स को तैयार किया गया है और कौन कौन सी बीमारी के वैक्सीन्स अभी तैयार होने बाकी हैं। उन दोनों सेक्शंस में आपको डेंगू मिल जाएगा, यानी कि डेंगू की वैक्सीन तैयार भी हो गई है और उस पर काम भी चल रहा है। तो पूर्ण तरीके से डेंगू जो है वो उसकी वैक्सीन सफल नहीं हो पाई है।
वैक्सीन के अप्रूवल में भी बहुत प्रोसेस लगता है, कुछ लेबोरेटरीज के प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होता है। कैसे वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द लाऊंगा। उसमें कुछ फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इन फेजेस को पार करने के बाद अप्रूवल मिलता है, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन शुरू होता है। इस अप्रूवल के टाइम में उसके फेलियर के भी चांसेस होते हैं। 27% फेलियर फेज 3 में देखने को मिलता है, 25% वैक्सीन के फेलियर्स फेज 2 में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फेज 1 में 37% वैक्सीन फेल होते हैं। सिर्फ 10% ऐसे वैक्सीन हैं जो अप्रूव होते हैं और उसके बाद उनका मास प्रोडक्शन होता है। लेकिन एक और प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या यह प्रोडक्शन ग्राउंड लेवल पर उस तरीके से कारगर है, क्योंकि डेंगू के वैक्सीन का फ्लॉप होना कहीं ना कहीं एक चिंता का भी विषय है। अगर हम पिछले और कुछ लीथल डिजीज की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो एचआईवी का हम एग्जांपल लेते हैं। 1983 में जब एचआईवी आउटब्रेक हुआ था तो अमेरिका का कहना था कि हम 1-2 सालों में इस वायरस को बना लेंगे, इस वायरस को क्योर कर लेंगे, इस वायरस पर काबू कर लेंगे। लेकिन आज भी एचआईवी की कोई भी वैक्सीन नहीं है। अब तक 32 मिलियन लोग मर चुके हैं एचआईवी से। मलेरिया से आज के डेट में हर ग्लोबली 4 लाख पीपल मरते हैं और 23 करोड़ पीपल जो हैं वो इन्फेक्ट होते हैं मलेरिया की वजह से। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, और मलेरिया का भी कोई एक लीथल वैक्सीन अभी तक निजात नहीं किया गया है। इसी नोट पर हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इस बीमारी को डील कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ 1.1% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, 2% ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, और 3.1% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है जब वो कोविड-19 से इन्फेक्ट होते हैं। लेकिन यह भी देखने की जरूरत है कि अगर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं तो क्या उनके पास पहले से कोई मॉर्बिडिटीज तो नहीं है, क्या वो कार्डिक पेशेंट, नेफ्रो पेशेंट या फिर हार्ट डिजीज या शुगर, डायबिटीज, इन तरीके के पेशेंट्स नहीं है। अगर इन तरीके के पेशेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं उनके चांसेस जो वेंटिलेटर्स और आईसीयू और ऑक्सीजन के कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट और किन तरीकों से हमारी मेडिकल फैसिलिटी इससे लड़ रही है, या फिर ग्लोब की मेडिकल फैसिलिटी कोविड-19 से किस तरीके से लड़ रही है? आपने HCQ का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। साथ ही साथ रेमडेसिविर का भी नाम सुना होगा। रेमडेसिविर की एक रीसेंट रिपोर्ट आ रही है कि जो वक्त लगता था 14 डेज से रिकवर होने में, वो रेमडेसिविर की दवाई देने से 11 दिन हो गया है। तो कहीं ना कहीं अभी इसको पहले दिया जा रहा है HCQ और रेमडेसिविर को, लेकिन ये पूर्ण तरीके से वैक्सीन नहीं है। ये एक तरीके के वैक्सीन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये वैक्सीन नहीं है। जो बीमार नहीं है उनको ये पहले से दिया जा रहा है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन करने को कहा जा रहा है, साथ ही साथ रेमडेसिविर को भी सेवन करने को कहा जा रहा है। अगर जो अंडर डेवलपमेंट्स वैक्सीन हो रही हैं, अगर वो जल्द रिजल्ट लाती हैं तो ये ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए काफ़ी एक अच्छा डिसीजन होगा, एक अच्छा एक अप्रोच होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आकर अटकती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कितना अच्छा होता है, ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत हमें अफेक्ट किया है। थैंक यू, पीस, बी हैप्पी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो स्टे कनेक्टेड विथ interestopedia.org। बाय।